हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्टडी विद आशीष। मेरा नाम है आशीष। इस वीडियो में हम लोग एक लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ये वीडियो सीरीज में जो हम वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे 20 से 30 मिनट के लगभग वीडियोस होंगे और 2 3 4 कितने भी ये वीडियोस हो सकते हैं। बहुत सारे टर्म्स हम यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आइए जान लेते हैं ये वीडियो सीरीज किन स्टूडेंट्स के लिए मददगार और हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्रेजुएशन के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन लेवल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी खासा इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर सीरीज होने वाली है। और भी कोई लर्नर है जो अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखना चाहता है उसके लिए भी ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो उन्हें अकाउंटिंग के बेसिक टर्मिनोलॉजी की समझ हो जाएगी। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हम छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको रिवीजन में भी कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल ही नया है, तो आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली वहां पे मिल जाए। आइए अब शुरुआत करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं किस सोर्स से हम ये टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यानी किस सोर्स से हम समझेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को। तो जो सोर्स हमारा सर यहाँ पे रहने वाला है वो है सीए फाउंडेशन का जो अकाउंटिंग का मॉड्यूल है, उसमें एक चैप्टर है, वहां से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, वहां से हम टर्म्स लेंगे और उन्हें वन बाय वन समझेंगे। उस जो मॉड्यूल है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और हम जब पढ़ें साथ साथ तो प्रिंट आउट लेकर के आप उसे आराम से डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ना चाहें तो डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, नहीं तो प्रिंट आउट निकाल के भी आप आराम से वहां से उसे पढ़ सकते हैं। और जो चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा उन्हें आप वहां पे कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं अपने जो आपकी हार्ड कॉपी है, जो प्रिंट आउट आपने वहां पे लिया है। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि इन टर्म्स को पढ़ने के बाद आप में कैसी समझ डेवलप होनी चाहिए। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हमें डिफाइन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये हमें आ जाना चाहिए। स्टूडेंट को जो है जब वो ये सारी टर्म्स समझ लेगा तो उसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मीनिंग वहां पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज अकाउंटिंग टर्म्स व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इसके बाद आने वाले चैप्टर्स में हम अकाउंटिंग को करना सीखेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। तो वहां पे इन टर्म्स को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। यहां पे जब हम उनका बेसिक मीनिंग यहां पे समझ लेंगे, बहुत ही आसान सी बात है। आइए हम फर्स्ट टर्म के साथ शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे मैं आपको टर्म्स रीड भी करवाऊंगा जो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है और उसका बेसिक मीनिंग भी जो है समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लग रहा है आपको इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इस सीरीज के जितने भी वीडियोस आए, 1 2 3 4 जो भी वीडियोस इस सीरीज में हम डालें जिसमें हम अकाउंटिंग की टर्म्स को डिस्कस करेंगे, मैं एक प्लेलिस्ट बना के वहां पर डाल दूंगा ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी हो। मैं अभी ये जो वीडियोस हैं इन्हें दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इन वीडियोस को आप अंग्रेजी में भी बनाओ, तो मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश के अंदर भी यही सेम कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आने की कोशिश करूंगा। राइट, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। 100 से ज्यादा अगर उस कमेंट पे लाइक होंगे या 100 से ज्यादा कमेंट होंगे तो शायद हो सकता है कि मैं उसे वापस से रिकॉर्ड करने की सोचूं कि मैं उसे इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए वहां पे प्रेजेंट करूं। आइए पहली टर्म के साथ हम शुरुआत करते हैं। एक्सेप्टेंस इंग्लिश की टर्म है, बहुत ही बेसिक मीनिंग होता है एक्सेप्ट करना किसी चीज को। राइट, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में जब हम एक्सेप्टेंस को देखते हैं तो आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं आपको यहां पे बहुत सरल शब्दों में इसे समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने किसी से कोई सामान परचेज किया, कोई सामान खरीदा, राइट, लेकिन आपने उस सामान के बदले अभी पेमेंट नहीं किया है, अभी आपने पेमेंट नहीं किया है। तो जो सामान बेचने वाला व्यक्ति है वो एक पर्ची बनाएगा। क्या बनाएगा? पर्ची। इस पर्ची को हम अभी तो पर्ची कह रहे हैं लेकिन इसे टेक्निकल भाषा में हम बोलते हैं बिल। क्या बनाएगा? वो एक बिल बनाएगा कि इस व्यक्ति को मुझे इतना अमाउंट इस तारीख को
1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, इस तारीख को जैसी कंडीशन उस बिल में लिखी हुई है उसके हिसाब से मुझे ये पेमेंट करना है, राइट। और वो बिल आपको देगा, आप उस पे अपने दस्तखत कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे और एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हाँ, जब आप 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, जैसा भी उस बिल में लिखा है, जब आप हमसे इस सामान का पैसा मांगने के लिए आएंगे तो हम उसे वहां पे ऑनर कर देंगे। क्या कर देंगे? उसे वहां पे ऑनर कर देंगे। तो ये जो आपने दस्तखत करके उसे दिया, इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। आइए, मुझे लगता है आपको बेसिक इसका मीनिंग यहां पे समझ में आ गया होगा। यानी आपने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि यू विल पे दैट बिल इन दी फ्यूचर। ओके, आइए अब इसको हम यहां पे पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को। द ड्रॉइज साइंड असेंट, जो बिल बना रहा है उसको हम कहते हैं ड्रॉअर। क्या कहते हैं उसे? ड्रॉअर। और जिसने, यानी आपने जब बिल को साइन किया तो आप क्या हैं? ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉअर ने बिल बनाया, आपने उसे अपनी असेंट दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, राइट। द ड्रॉइज साइंड असेंट ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉअर। ऑर्डर किया किसने? ड्रॉअर ने, जिसने वो बिल बनाया, वो पर्ची बना करके दी। दिस टर्म इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हैज बीन एक्सेप्टेड। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कोई बिल ऑफ एक्सचेंज तो उसे हम बोलते हैं क्या? एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं उसे? अकाउंटिंग में एक्सेप्टेंस हम उसे वहां पे बोलते हैं। दूसरी टर्म है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल। यानी कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ नियम कायदे कानून हैं, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, वहां पर कुछ नियम कायदे कानून हमें फॉलो करने पड़ेंगे। उन नियम कायदे कानून को फॉलो करने की भी कुछ मेथडोलॉजी है जो कि अप्लाई करेगा कौन? अकाउंटेंट, जब वो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पे बनाएगा, राइट। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, स्पेसिफिक मेथड्स के हिसाब से इन्हें वहां पे अप्लाई किया जाता है। जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के बेसिस पर वहां पे जो है रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शन की, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लास्ट में फाइनली प्रिपेयर किए जाते हैं। वेरी वेरी सिंपल। ओके, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल को अप्लाई करने के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं सर। अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझने की कोशिश की किसे? अकाउंटिंग पॉलिसीज किसे कहते हैं। अगला हमारा जो कंसेप्ट है वो है अक्रूअल। अब अक्रूअल का अगर आप इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, इतना समझ में आता है। अक्रूअल का मतलब होता है अक्रू करना, ठीक है, इकट्ठा करना। अकाउंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अक्रूअल का, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं वो एक रेंटेड प्रेमाइस है, वो किराए पे आप घर है, वहां पे आप रहते हैं और हर महीने उसका आपको किराया देना पड़ता है। जैसे ही महीना खत्म होता है, अगले महीने की पहली तारीख को आप क्या करते हैं? किराएदार, जो मकान मालिक है, उसे आप किराया दे देते हैं। इतनी बात समझ में आती है? देखिए, अब एक दिन आप बैठे घर पर और आपने सोचा कि हम अपने घर का खर्चा निकालेंगे कि हमारे यहां से, हमारे पॉकेट में जितने पैसे हैं उसमें से कितने पैसे चले गए, कितने पैसे चले गए। तो जब आप खर्चा लगाने लगे, आपने बहुत सारे खर्चे लगा लिए, दाल इतने की खरीदी, आटा इतने का खरीदा, और सारे जो खर्चे हैं वो लगा लिए, लेकिन वहां पे आपने क्या नहीं जोड़ा? रेंट का खर्चा। सर क्यों नहीं जोड़ा रेंट का खर्चा? अरे रेंट तो सर अभी हमने पे ही नहीं की। जब ये महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद जब अगला महीना शुरू होगा उसकी पहली तारीख को हम जाकर के रेंट पे करेंगे, तभी तो वो हमारे जेब से पैसा जाकर के किसके पास जाएगा? लैंडलॉर्ड के पास या मकान मालिक के पास। इतनी बात आपको समझ में आती है? हाँ हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ गई। लेकिन अकाउंटिंग में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जब हम किताबें मेंटेन करते हैं, उस केस में हम अक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। किस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं बेटा? अक्रूअल, इकट्ठा करना, अक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक चीज कहता हूं, इस साल इस साल, उस साल उस साल, जिस साल जिस साल, इस साल इस साल, उस साल उस साल, जिस साल जिस साल। मतलब क्या सर? मतलब वो जो रेंट है, वो जो किराया है, वो किस महीने का खर्चा है?
सर वो इस महीने का खर्चा है, तो क्या आप उस खर्चे को इस महीने के खर्चों में शुमार नहीं करेंगे, इस महीने के खर्चों में उसे इंक्लूड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अरे तभी तो रियल स्टेट ऑफ प्रॉफिट आपको पता लगेगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि हमारा खर्चा कितना हुआ एग्जैक्टली, राइट? कितना हमारा खर्चा हुआ महीने का, क्योंकि वो खर्चा तो इसी महीने का है, बिलोंग तो इसी महीने को करता है, लेकिन अभी तक हमने उसे पे नहीं किया। क्या नहीं किया? पे नहीं किया। इसे कहते हैं हम अक्रूवल। क्या कहते हैं? अक्रूवल। ये हमने खर्चे की तरफ से इसको समझा, आइए अब इसको इनकम की तरफ से भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने कुछ पैसा अपना बैंक में जमा कर दिया। जब आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक वाले उस पे क्या देते हैं? सर बैंक वाले उस पे ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो क्या आप रोज रोज जाकर के सुबह सुबह बैंक के दरवाजे पे पहुंच जाते हो, हेलो बैंक हमें हमारा ब्याज दे दो, कल हमने 100 रुपए रखे थे, उस पे जो आज का ब्याज है वो हमें आज दे दो? नहीं जाते, ठीक है? हम रोज रोज नहीं जाते। वो इंटरेस्ट क्या होता रहता है? इकट्ठा होता रहता है। क्या होता रहता है? अक्रू होता रहता है, राइट? और बाद में एक साथ जुड़ करके हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है? मतलब वो कब होता है? उसे हम किस साल की इनकम मानते हैं? इस साल की है तो इस साल की, उस साल की है तो उस साल की, और जिस साल की है उस साल की, उसे हम वहां पे इनकम मान लेते हैं। समझ में आ गया? तो इनकम और एक्सपेंस के केस में अक्रूवल का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। मतलब अभी तक खर्चा नहीं हुआ, हमने पेमेंट नहीं किया, लेकिन वो खर्चा हो गया, मतलब उससे रिलेटेड सर्विसेज हम यूटिलाइज कर ली, राइट? तो इसे हम कहते हैं क्या? अक्रूवल कंसेप्ट। क्या कहते हैं? अक्रूवल कंसेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, वापस से जाकर के सुन लेना जो मैंने अभी आपसे कहा, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। इस साल उस साल, जिस साल, इस चीज को याद रखिएगा। अक्रूवल कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। आइए पढ़ते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स एज दे आर अर्न्ड और इनकर्ड। अरे जिस साल को बिलोंग करते हैं उस साल में रिकॉर्ड कर लो, भले ही आपने उससे जुड़ा हुआ पेमेंट दिया हो या आपको उससे जुड़ी हुई इनकम रिसीव हुई हो, उससे मतलब नहीं है। पैसा आया गया उससे मतलब नहीं है, हां वो खर्चा उस साल को बिलोंग करता था। इसे हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं सर अक्रूवल कंसेप्ट। क्या कहते हैं? अक्रूवल कंसेप्ट। एंड नॉट एज मनी इज रिसीव्ड और पेड, इट इंक्लूड्स रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू असेट्स एंड लायबिलिटीज एज दे अकर। जब हुआ इस साल, उस साल, जिस साल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। इसे हम कहते हैं क्या? अक्रूवल। और इससे ही जुड़ता हुआ अगला टर्म है अक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, यानी जब हम अपनी किताबों में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इस हिसाब से कि भैया पैसा आया गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या वो खर्चा इस साल को बिलोंग करता था? हां वो खर्चा इस साल को बिलोंग करता था, तो उसे रिकॉर्ड कर लो। तो जब हम ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, इसे बोलते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या इसका एक और नाम है मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय विच रेवेन्यू, कॉस्ट, असेट एंड लायबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन दी अकाउंट्स इन पीरियड इन विच दे अक्रू। जब इकट्ठे हो गए, जब वो वाकई में इनकर हो गए, तभी उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू डेफरल्स, एलोकेशंस। डेफरल मतलब हमने अभी पे नहीं किया, बाद में पे करेंगे, डेफर कर दिया, ठीक है? एलोकेट करना मतलब पहले एक साथ पे कर दिया, फिर उसे बाद में एलोकेट किया। ये टर्म्स जो है मैं आपको बेसिक मीनिंग अभी समझाता चल रहा हूं, बाद में स्पेसिफिक अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई इसका रेफरेंस आएगा तो वहां पे मैं इसके पे और क्लैरिटी आपको दे दूंगा। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम बाद में डिटेल में अच्छे से समझेंगे। दिस बेसिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूवल बेसिस वैसे इसका नाम है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आइए नेक्स्ट टर्म है अक्रूवल असेट, अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड लायबिलिटी, और उसके बाद है अक्रूड रेवेन्यू। देखिए अक्रूड असेट, ठीक है?
अब अक्रूड असेट कैसे होगा, पहले तो ये समझते हैं कि असेट होता क्या है। देखिए असेट कोई भी चीज है जिसमें 3 कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है, उसे हम कह देते हैं वो बिजनेस के लिए क्या है, असेट। जिससे बिजनेस को, ध्यान से सुनिएगा, 3 कंडीशन है जिससे बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट, इनफ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनफ्लो होना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए उससे फ्यूचर में बिजनेस को, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, असेट। दूसरा, वो जो है उसे लाने के लिए हमारे कुछ रिसोर्सेस का आउटफ्लो होना चाहिए। क्या, असेट को लाने के लिए हमारे कुछ रिसोर्सेस का आउटफ्लो होना चाहिए, तभी तो वो असेट हमारा असेट बनेगा। और तीसरा, उस असेट को यूटिलाइज करने का राइट हमारे पास होना चाहिए, उसे यूज करने का, बिजनेस में उसे एम्प्लॉय करने का राइट हमारे पास होना चाहिए, तब वो असेट जो है असेट कहलाता है। अक्रूड असेट, अब ये क्या है, ये आधा अधूरा सा असेट है, ठीक है, मतलब इसे हमने एक्वायर कर लिया लेकिन इस पे अभी तक पूरी तरीके से राइट हम स्टैब्लिश नहीं कर पाए, इस पे हम पूरी तरीके से राइट स्टैब्लिश नहीं कर पाए इसको यूटिलाइज करने का, या ये पूरी तरीके से अभी हमारा असेट नहीं है, अभी हमारे कब्जे में नहीं है, इसको बोल दिया अक्रूड असेट। क्या बोल दिया, अक्रूड असेट, राइट। कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस या कुछ ऐसे पेपर वर्क होते हैं जिसकी वजह से उस असेट को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें डिले हो जाता है, तो उसको यहां पे कह दिया इन्होंने क्या, अक्रूड असेट। क्या कह दिया सर, अक्रूड असेट। बेसिक डेफिनेशन को पढ़ते हैं, अ डेवलपिंग but not yet enforceable claim against another person which accumulates with passage of time or rendering of service or otherwise. It may arise from rendering of service including the use of money which at the date of accounting have been partially, आधा अधूरा, and are not yet billable, and are not yet billable, उसके ऊपर जो बिलिंग है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो असेट तो हमने एक्वायर कर लिया, बिलिंग वगैरह अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसको हम क्या कह देते हैं, अक्रूड असेट। अक्रूड एक्सपेंस किसे कहते हैं, एन एक्सपेंस विच हैज बीन इनकर्ड, अरे एक्सपेंस हो गया, जैसे आप बिजली जलाते हैं तो आप रोज बिजली जला रहे हैं, यानी रोज आप बिजली का खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस इज बीन इनकर्ड, पर क्या वो उसका रोज रोज बिल आपको बना करके भेजती है बिजली वाली कंपनी, नहीं सर, वो तो महीने के अंत में आता है, ठीक है, तो इट इज देयर, द एक्सपेंस इज बीइंग इनकर्ड, ओके, लेकिन अभी वो पे नहीं किया गया, अभी वो पे नहीं किया गया है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अक्रूड एक्सपेंस, ओके, इन एन अकाउंटिंग पीरियड बट फॉर विच नो एनफोर्सिएबल क्लेम हैज बिकम ड्यू, ठीक है। अरे अभी तक बिजली कंपनी ने हमें वहां पे क्या नहीं भेजा सर, अभी तक बिजली वालों ने हमें बिल नहीं भेजा, वो ड्यू ही नहीं हुआ, इन दैट पीरियड अगेंस्ट द एंटरप्राइज इट में अराइज फ्रॉम द परचेज ऑफ सर्विसेज including the use of money which at the date of accounting have been partially performed, मतलब बिजली मिल गई, यूज कर ली, and are not yet billable, बिल कब आएगा, एक निश्चित तिथि को ही बिल आएगा, महीने के अंत में ही बिल जो है हमें वहां पे देखने को मिलेगा। अक्रूड लायबिलिटी, मतलब यहां पे हमारी ऑब्लिगेशन तो क्रिएट हो गई, ठीक है, लेकिन बुक्स के अंदर उसकी जो प्रेजेंस है वो अभी तक ठीक तरीके से नहीं है, वहां पे आधा अधूरा सा लायबिलिटी है, उसे हम क्या बोलेंगे, अक्रूड लायबिलिटी। अ डेवलपिंग बट नॉट येट एनफोर्सिबल क्लेम बाय अनदर पर्सन विच एक्यूमुलेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम or the receipt of service or otherwise, it may arise from the purchase of services including the use of money which at the date of accounting have been only partially performed, ठीक है, ये आधा यहां पे लिखना भूल गए हैं, यहां पे भी सेम चीज इनको लिखनी थी। वैसे ही अक्रूड लायबिलिटी हो गई, और वैसे ही यहां पे अक्रूड रेवेन्यू, यानी आपका जो पैसा बैंक में पड़ा है उस पे ब्याज आपने अर्न कर लिया, लेकिन क्या वो रिसीव हुआ सर, अभी रिसीव नहीं हुआ, वो अक्रू हो गया है, ठीक है, वो अक्रू हो गया है लेकिन वो अभी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, वो अभी रिसीव ही नहीं हुआ, ड्यू ही नहीं हुआ, अभी वो आया नहीं खाते में, ठीक है, खाते में नहीं आया, आ जाएगा तो रिसीव हो जाएगा, वो ड्यू ही नहीं हुआ, उसे बुक भी नहीं कर सकते अभी, अभी बुक बाद में करेंगे उससे जब वो अक्रू होगा। तो अक्रूड रेवेन्यू क्या है, वो इंटरेस्ट जो हमने अर्न कर लिया, अक्रूड रेवेन्यू यानी इकट्ठा हो गया हमारा, वो उस साल को बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन अभी तक वो हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है। इट इज अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, इट इज अर्नड बट नॉट येट received. Revenue which has been earned in an accounting period but in respect of which no enforceable claim has become due in that period by the enterprise, it may arise from the rendering of service including the use of money which on the date of accounting have been partially performed and are not yet billable.
ठीक है, तो ये चार जो अक्रूड से रिलेटेड जो टर्म्स थी वो हमने यहां पे पढ़ी। अक्रूड रेवेन्यू, अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड असेट, अक्रूड लाइबिलिटी और अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में हम यहीं तक इन चीजों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की टर्म्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि इन टर्म्स को एक बार वापस से दोबारा पढ़ लीजिए और इनके बेसिक बेसिक एग्जांपल्स जो हैं वो कहीं पे छोटा छोटा करके लिख लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको वहां पे कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। और इनका इस्तेमाल, इनका एप्लीकेशन हम करेंगे कब? जब हम आगे अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सीखेंगे, वहां पे इन सभी चीजों का एप्लीकेशन हम वहां पे करेंगे। वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं और आप बहुत अमेजिंग काम करेंगे इस दुनिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय, बाय बाय।